एक ऐसी दुनिया जहां मतलब सब कुछ लगभग तबाह हो चुका है। वहां ना जिंदा रहने के शायद सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं। या तो आप एक विमान में बैठिए और आसमान में उड़िए, किसी चमत्कार की तलाश में। सही कहा। या फिर जमीन पर एक ऊंचे टावर में छुपकर बैठ जाइए और जो भी अजनबी आपकी तरफ बढ़े ना, उसे बिना सोचे गोली मार दीजिए। मतलब एक तरफ आसमान में उम्मीद ढूंढना और दूसरी तरफ जमीन पर सिर्फ और सिर्फ मौत। बिल्कुल। और आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि जब इंसानियत है ना लगभग खत्म हो जाती है, तो एक इंसान सिर्फ जिंदा रहने यानी सर्वाइवल और सचमुच जीने के बीच कैसे चुनता है। और ये सारी कहानी आती है पीटर हेलर के बहुत ही बेहतरीन नॉवल द डॉग स्टार्स से। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। दुनिया ना एक भयानक फ्लू और उसके बाद आई एक ब्लड डिजीज की वजह से उजड़ चुकी है। हाँ, और आसपास बस सन्नाटा है। वही तो। और इस सन्नाटे के बीच हमारे पास दो बिल्कुल अलग व्यक्तित्व हैं। पहला है हिग, जो अपनी 1956 की सेसना 182 प्लेन उड़ाता है, जिसे वो बड़े प्यार से द बीस्ट कहता है। और दूसरा है उसका एकमात्र पड़ोसी बैंगली। हाँ, बैंगली। उसके हाथ में एक रेंज फाइंडर और वो 408 चीटाक स्नाइपर राइफल होती है। और मतलब उसके दिमाग में रहम नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसे शब्दों में बयान करना सच में मुश्किल है। ये दोनों किरदार उस अकेलेपन और डर की एक जीती जागती तस्वीर है जो दुनिया के अंत के बाद बचा है। इन्होंने अपने बचाव के लिए जमीन और आसमान का जो बंटवारा किया है ना, हाँ, उनका वो सिस्टम। वही इनके जिंदा रहने की बुनियाद है। बैंगली और हिग का अपना एक तय किया हुआ सिस्टम है जिसे वो अपना पेरीमीटर कहते हैं। एक सुरक्षा घेरा, एक ऐसी लक्ष्मण रेखा जिसके अंदर वो खुद को सुरक्षित मानते हैं। सही कहा। और जिसके बाहर सिर्फ मौत का खेल है। और ये पेरीमीटर सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये उनकी मतलब मानसिक स्थिति को भी दर्शाता है। और इस पेरीमीटर को बनाए रखना कोई आसान काम नहीं है ना? किताब में इसकी जो डिटेल्स दी गई हैं वो रोंगटे खड़े कर देती हैं। अरे बिल्कुल, हेरिक के पास ऐशो आराम का कोई सामान नहीं बचा है अब। हाँ, अपने द बीस्ट प्लेन को उड़ाने के लिए उसे 100 लो लीड एविएशन गैस अपने हाथों से पंप करना पड़ता है। सोचिए, ओ बाप रे, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी या ऑटोमेटिक सिस्टम के। वही ना। और जिंदा रहने के लिए उनके पास वो जापानीज सोलर पावर्ड हैंडसेट्स हैं, रात के अंधेरे में देखने के लिए नाइट विजन गॉगल्स है। ये छोटी छोटी टेक्निकल चीजें ही उनकी लाइफलाइन बन चुकी हैं। पर देखिए, इस सिस्टम की, इस सुरक्षा की आखिर कीमत क्या है? कहानी में एक बेहद दिल दहला देने वाला किस्सा आता है। वो लड़की वाला। हाँ, बैंगले एक दिन एक जवान कमजोर सी लड़की को मैदान में देखता है। वो लड़की बस हिग का पीछा कर रही थी। और सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाली बात यह है कि उस लड़की के पास कोई खतरनाक हथियार नहीं था। शायद सिर्फ एक छोटा सा चाकू था। सही कहा। पर बैंगले क्या करता है? वो अपने स्नाइपर टावर से उस कमजोर लड़की को वही गोली मार देता है, बिना किसी हिचकिचाहट के। हाँ। और जब हिग घबराकर उसके पास जाता है, इस बेरहमी की वजह पूछता है, तो बैंगले बिल्कुल शांत आवाज में कहता है कि शायद वो लड़की रात के अंधेरे में हिग का गला काट देती। वहां दोस्ती, तरस या मदद का कोई भाव नहीं था उसके अंदर, सिर्फ एक निर्दयी हिसाब था। पर हाइग वैसा नहीं है ना? उसी एयरपोर्ट के पास कुछ मेनोलाइट परिवारों का एक छोटा सा ग्रुप रहता है। ये लोग उस जानलेवा ब्लड डिजीज से पीड़ित हैं, जिनके पास वक्त बहुत कम है। हाँ। हाइग जानता है कि इनके पास जाना खतरनाक है, पर फिर भी वो थोड़ी दूरी बनाकर उनकी मदद करता है। वो उन्हें स्प्राइट की बोतलें देता है, सब्जियां देता है। उसे शायद इसमें कुछ सुकून मिलता है। पर बैंगली को इस बात से सख्त नफरत है। उसका बस चले तो वो उन बीमार लोगों को भी गोली मार दे, क्योंकि उसे लगता है कि बीमारी फैल जाएगी। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, हाँ। और जो इस पूरी कहानी का एक बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि बैंगली का अपना एक कोड है, एक नियमावली। हाँ, एक ऐसी नियमावली जो उसने इस तबाह हो चुकी दुनिया के लिए बनाई है। उस कोड में जज्बात, दुख या रहम की रत्ती भर भी जगह नहीं है। मतलब वो किसी को इंसान तो समझता ही नहीं। बिल्कुल नहीं। जब वो उन मेनोनाइट परिवारों को देखता है तो उसे वहां लोग नहीं दिखते, उसे सिर्फ एक चलता फिरता संक्रमण, एक वायरस दिखता है जो उसके पेरीमीटर के लिए खतरा है। उसकी दुनिया एकदम ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। या तो आप सुरक्षित हैं या आप खतरा हैं। वही तो। और इसीलिए उसे लगता है कि खतरे को खत्म कर देना चाहिए, एक मशीन की तरह। एकदम एक मशीन की तरह।
इन दोनों को देखकर ना मुझे एक अजीब सी पुरानी शादीशुदा जोड़ी की याद आती है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जैसे दोनों एक दूसरे की आदतों से चिढ़ते हैं, दिन भर ताने कसते हैं। बैंगले को हिग का वो नदियों में ट्राउट मछली पकड़ना या खेती करना बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, और बैंगले इन सब कामों को रिक्रिएटिंग कहता है। उसके हिसाब से ये फालतू और खतरनाक दोनों हैं। सही में। पर रात डलते ही उन्हें ये भी पता होता है कि अंधेरे में एक दूसरे के बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। क्योंकि जब आप कविता पढ़ रहे होते हैं जैसा हिग करता है, तब आपका ध्यान पेरीमीटर पर नहीं होता। लेकिन यही फर्क इस कहानी की जान है। कैसे? देखिए, बैंगली इसलिए जिंदा है क्योंकि उसने बस सांस लेने को ही जिंदगी मान लिया है। वो सिर्फ टेक्निकलिटीज पर फोकस करता है। लेकिन हिग, वो अपनी इंसानियत और भावनाओं को जिंदा रखना चाहता है। उसे लगता है कि अगर इंसानियत ही मर गई तो आखिर जिंदा रहने का मतलब ही क्या बचा। बिल्कुल। पर इसे दिमाग में एक सवाल आता है, क्या बैंगली जैसा निडर और भावनाहीन इंसान इस नई दुनिया के हिसाब से एक परफेक्ट इंसान बन चुका है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। एक झलक में देखें तो बैंगली सच में एक परफेक्ट सर्वाइवर लगता है। वो खतरे को मीलों दूर से पहचानता है और उसे खत्म करने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। प्रेडेटर मोड में रहता है हमेशा। हाँ, लेकिन यहाँ एक बड़ा पर है। बिना हाइक्स के, बिना आसमान से देखने वाली उन आंखों के, बैंगले जमीन पर अंधा है। ओह, ये पॉइंट है। और दूसरी तरफ जो मौत देने का डर हाइक के अंदर बसा हुआ है ना, वही डर असल में उसे जानवरों से अलग बनाता है। जब सुरक्षा की बात आती है तो इंसानियत और मौत की बीच की लकीर बिल्कुल धुंधली हो जाती है। और इस लकीर के धुंधले होने का सबसे भयानक उदाहरण कहानी में डम्पस्टर इंसिडेंट के दौरान आता है। ये सीन पढ़ते हुए सच में सांसें रुक जाती हैं। बिल्कुल, बहुत इंटेंस सीन है। रात का वक्त है। एयरपोर्ट के कूड़ेदान यानी डम्पस्टर के पास 5 हमलावर छुपे बैठे हैं। हाइक वहां अकेला है, अपनी AR-15 राइफल लिए हुए। वो अपने नाइट विजन स्कोप से उन 5 को साफ देख रहा है। उसने सेफ्टी लॉक हटा दिया है, हाथ ट्रिगर पर है। पर तभी वो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है। हाँ, एक गोली नहीं चला पाता वो। उस वक्त उसके दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म जैसे फेल हो जाता है। वही। और अगर बैंगली उस अंधेरे में वहां नहीं आता तो हिग की कहानी वहीं खत्म थी। बैंगली आकर अपनी राइफल से उन 5 को मार गिराता है। पर उसके बाद जो होता है वो और भी डरावना है। हाँ, जब सन्नाटा छा जाता है तो बैंगली लाशों के ढेर पर फ्लैशलाइट डालता है। रोशनी में दिखता है कि उन मरने वालों में एक छोटा सा 9 साल का बच्चा भी था। और उस बच्चे के बालों में किसी बाज का पंख बंधा हुआ था। हाँ, सोचिए। पर बैंगली को थोड़ा सा भी पछतावा नहीं होता। उसे बस इस बात की छेड़ है कि हिग ने गोली क्यों नहीं चलाई। वो ताना मारता है हिग को कि तुम अभी भी पुरानी दुनिया की सोच में अटके हुए हैं ना। बिल्कुल। पर बात बैंगली के ताने की नहीं है। बात यह है कि हिग आखिर गोली चलाने से डर क्यों रहा था। इसका सीधा संबंध उसके ट्रॉमा से है, दिमाग के उस हिस्से से जहां उसके सबसे गहरे घाव हैं। हाइका का ट्रिगर पर उंगली जमा जाना कोई बुजदिली नहीं थी। इसका कारण उसकी पत्नी मेलिसा की मौत से जुड़ा है। एक फ्लैशबैक आता है कहानी में। हाँ, वो फ्लू वार्ड वाला एल्क्स हॉल। जब फ्लू फैला था तो उस वार्ड में मौत का नंगा नाच चल रहा था। मेलिसा दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। उसके फेफड़े फ्लूइड से भर चुके थे। सांस लेना एक अजाब बन गया था उसके लिए। और उस दर्दनाक स्थिति में मेलिसा ने खुद हाइक से एक तकिया मांगा। उसने अपने ही पति से अपनी जान लेने की दरख्वास्त की ताकि उसकी तड़प खत्म हो सके। और हाइक ने अपनी सबसे प्यारी चीज, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसके चेहरे पर तकिया रखकर उसे खुद मौत दी। बाप रे। जब कोई इंसान अपने ही हाथ से उस शख्स को मौत देता है जिसे वो अपनी जान से ज्यादा चाहता है ना, तो दिमाग की वायर पूरी तरह से शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो हिग के लिए अब किसी अजनबी पर गोली चलाना भी वैसा ही था। बिल्कुल। उसके लिए अब बंदूक का ट्रिगर दबाना सीधे तौर पर उस एल्क्स हॉल के वार्ड में लौटने जैसा बन गया था। उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे कहता है कि अगर तुमने गोली चलाई तो तुम वही दर्द दोबारा जियोगे। उसके लिए अब हर मौत मेलिसा की मौत है। ये बहुत भारी बोझ है। पर देखिए, यहाँ बात सच्ची में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, कैसे? मैं एक पुशबैक देना चाहता हूँ। एक तरफ ये आदमी मौत देने के ख्याल से ही कांप जाता है, ट्रिगर पर हाथ जम जाता है, और दूसरी तरफ आगे चलकर हम देखते हैं कि एक दिन हिग सड़क पर एक खराब पड़े सेमी ट्रक को देखता है जिसमें कोक है। हाँ, वो कोक ट्रक वाला सीन। वही। और हिग अपना प्लेन और कुत्ता छोड़कर
कोक लेने के लिए नीचे उतर जाता है, जहां 3 लोग उस पर हमला करते हैं। और इस बार वो फ्रीज नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब एक आदमी उस पर तीर चलाता है तो हिग अपनी बंदूक से उसे वहीं ढेर कर देता है। फिर बाकी दोस्त से धमकाकर स्प्राइट और कोक लोड करवाता है। हाँ। और इसके बाद वो डिटेल आती है जहां वो देखता है कि उनमें से एक आदमी के गले में औरतों के अंगों की बनी हुई एक माला है, फीमेल पार्ट्स की माला, जो कि बेहद घिनौना है। और जब वो दरिंदा हिग को धमकाता है तो हिग गुस्से में आकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गोलियों से भून देता है। तो मेरा सवाल यह है, एक तरफ वो मौत से इतना डरता है और दूसरी तरफ कोक के लिए गोली चला रहा है, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है? ये दोहरा रवैया एक नज़र में पागलपन लगता है, बिल्कुल। पर अगर इसके पीछे का मनोविज्ञान देखें तो साफ है, हिग का उतरना मीठी सोडा की तलब नहीं थी। तो क्या था? एक ऐसी दुनिया में जहां चारों तरफ सिर्फ लाशें हैं, एक कोक का डिब्बा पुरानी दुनिया की नॉर्मेलिटी का एक बहुत बड़ा प्रतीक था। सामान्यता को वापस जीने की कोशिश। हाँ, वो उन किताबों और कविताओं की तरह ही उस शांत भरे अतीत का हिस्सा था, ताकि उसके अंदर की इंसानियत न मरे। और वो माला वाले आदमी को मारने का क्या? वहां ट्रॉमा क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हेग ने वो घिनौनी माला देखी तो उसे अपने सामने कोई आम दुश्मन नहीं दिखा। उसे इस नई दुनिया का सबसे काला सच दिखा। ओह, मतलब उसने उस बुराई पर गोली चलाई। वही तो, वो आत्मरक्षा नहीं थी, वो गुस्सा था। बेंगली जैसे लोग उस दरिंदगी से समझौता कर चुके हैं, उनके लिए ऐसे दरिंदे आम हैं, पर हेग की इंसानियत उस घिनौनेपन को स्वीकार नहीं कर पाई। उस पल में वो ट्रॉमा से ऊपर उठ गया, क्योंकि सामने मौत से भी बड़ी दरिंदगी थी। बिल्कुल सही कहा। अजीब कश्मकश है, एक तरफ पुरानी दुनिया को बचाने की कोशिश और दूसरी तरफ ऐसी दरिंदगी से लड़ाई। पर इंसान कितना भी अकेलेपन में हो, उम्मीद कभी पूरी तरह नहीं मरती है ना। हाँ, उम्मीद बहुत ढीठ होती है। वही ना। और यहाँ एक और अजीब बात है कि कभी-कभी उम्मीद से लगने वाला डर मौत के डर से भी बड़ा होता है। आप उस रेडियो आवाज की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हिग इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी 121.5 पर रेडियो कॉल करता रहता था, और 2-3 साल पहले किसी ने ग्रैंड जंक्शन से उसकी कॉल का जवाब भी दिया। 333 अल्फा, ग्रैंड जंक। बिल्कुल, वो एक बूढ़े समझदार इंसान की आवाज थी। पर सबसे फ्रस्ट्रेट करने वाली बात यह है कि हिग उस आवाज की तलाश में कभी ग्रैंड जंक्शन गया ही नहीं। हाँ, वो वहीं उस पैरामीटर में फंसा रहा। और वो अमेलिया एयरहार्ट का उदाहरण भी तो देता है, जो अपने नेविगेटर के साथ कोरल एटॉल पर बारिश के पानी और सीपीयू पर जिंदा थी, जहां बाद में उनकी हड्डियां मिली। हिग खुद से पूछता है कि क्या किसी के साथ भूख से मरना बेहतर है या अकेला रहना। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? एक इंसान जो इतना अकेला है, कुत्ते से बातें करता है, वो उम्मीद भरी आवाज सुनकर भी उसके पास क्यों नहीं जाता? इससे ना एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। किताब की वो बात याद है, नथिंग इज समथिंग समहाउ। जिसका मतलब है कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, उसके लिए कुछ ना होना भी एक तरह का सुकून बन जाता है। बिल्कुल, हिग डरता है। पहला डर तो टेक्निकल है कि वहां जाने पर फ्यूल ना खत्म हो जाए, पर दूसरा और सबसे बड़ा डर मानसिक है, उम्मीद टूटने का डर। हाँ, जब किसी ने आसपास सिर्फ लाशें और मौत देखी हो तो एक नई उम्मीद, एक टूटे हुए दिल को पूरी तरह चकनाचूर करने का खतरा लगती है। अगर वो वहां जाता और वहां भी मौत ही मिलती तो वो आखिरी निराशा को झेल नहीं पाता। सही कहा। उम्मीद उन लोगों के लिए सबसे खतरनाक होती है जो पहले ही सब कुछ खो चुके होते हैं। ये पूरी बात दिमाग को सुन कर देती है, और ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की वो छोटी चीजें, जैसे पड़ोसी को देखकर हाथ हिलाना, चाय का एक कप, नदियां, ये कितनी कीमती हैं। और जब ये सब छीन लिया जाता है तो इंसान क्या बनता है? वही ना, क्या वो बेंगली जैसा कठोर बन जाता है, या हिग्स जैसा जो आज भी पुरानी दुनिया के दुख को नरम दिल में समेटे हुए है, जो गोली तो चलाता है पर उसकी रूह आज भी कांपती है। हमारी इंसानियत की असली परीक्षा तभी होती है जब दुनिया जल रही हो। और इसी बात पर एक आखिरी सवाल दिमाग में आता है। स्रोत में बताया गया कि हिग ने डर के मारे उस आवाज का पीछा नहीं किया, पर अगर उसने उस दिन अपने डर पर काबू पा लिया होता और द बीस्ट को वेस्ट की तरफ मोड़ दिया होता तो क्या होता? क्या पता वहां एक नई शुरुआत उसका इंतजार कर रही थी। या फिर एक और बांग्ले जैसा जलाद
या वो माला वाले दरिंदे। इस पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार कोई स्नाइपर राइफल नहीं थी। शायद सबसे खतरनाक हथियार सच में उम्मीद थी। जिसने भी उम्मीद की वो सबसे बड़े डर का शिकार हुआ। बिल्कुल। इन सवालों पर खुद एक बार विचार कीजिएगा। आज का ये गहरा विश्लेषण हम यहीं रोकते हैं।